आधुनिक भारतीय इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला टॉपिक क्या है हमारा? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा की भारत से पुर्तगालियों और भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का आरंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्ची का व्यापार करके 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर आया। व्यापार हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर आया। 1510 तक वह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर उसे अधिकार में ले लिया था। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलाक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक नीनू दी कुन्हा ने 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्रा कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन की कैप्टन कुक्स ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने वास डिमांस लैंड, जो कि वर्तमान में तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक्स ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड तस्मान ने वास डिमांस लैंड, जो कि वर्तमान में तस्मानिया है, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत के प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही कराया था। यह 1503 में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया था। तो अंजीर द्वीप और जो कन्नानौर है वहां पर पुर्तगाली जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अल्मीडा के द्वारा बनाया गया था। अंजीर किसके साथ? अल्मीडा। वैसे लिखा जाए मीट के खाते हैं अल्मीडा, और कोर बना के खाते हैं, मीट के कोर बना के खाते हैं अंजीर। तो अंजी द्वीप और कन्नौर का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा बनवाया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी से। पहले कौन आए थे? पुर्तगाल आए खुदाई करने, फिर उनकी बाल्टी गिरी डच आए, फिर अंग्रेजों ने देखा बड़े डैन में रहते हैं फ्रांस पहनकर, तो डैन और फ्रांसीसी आए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे तथा अंत में 1961 में वापस गए थे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाल गवर्नर जनरल मैनुएल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा, जो कि 1958 से 1961 तक था, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर था। कौन था? जोसेफ फेरेला बुस्सा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के टाइम कौन था? जब स्वतंत्रता मिली तो गोवा में सब बॉस थे, है ना। तो जो जोसे फेरेला बुस्सा
ये कौन थे? गोवा के गवर्नर थे। लेकिन उनके बाद कौन रहे हैं? तो बसोला ए सिल्वा, एंटोनियो बसालो ए सिल्वा भारत के गवर्नर रहे हैं। कब तक? 61 तक, जब अपन ने भारत में गोवा को नहीं मिला लिया। तो ये कौन थे भैया? सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर लेकर ने क्या कर लिया? सिल लिया, सिल्वा। और आज़ादी के समय कौन थे? तो फेरेइला बुस्सा। यूरोपीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण या सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने 1503 में कोची में पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कुरनूल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। कोची में पहली, कौन चिंता है? कोई नहीं चिंता, तो कोई नूर जैसे दिखती थी। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कुरनूल में स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। पुर्तगालियों की सारी बस्ती को नष्ट कर दिया था हुगली में। 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। किसने? शाहजहां ने हुगली पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों को हरा दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती और या सूतानोती कलकत्ता के स्थल चुना। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या चुना था? कलकत्ता गए, वहां पर मोहम्मद गयासुद्दीन से सतगांव और चटगांव के लिए व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर हुगली को एक अड्डा बना लिया जहाँ से भी लूटपाट भी करते थे और वहीं से व्यापार भी करते थे। फिर शाहजहां आया, उनने हुगली पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों को हराया और कई पुर्तगालियों को अपने कब्जे में रख लिया। फिर कासिम बाजार में फैक्ट्री स्थापित के लिए प्रमुख कौन थे? जो कासिम बाजार स्थापना कर रहे थे, जो वहाँ के प्रमुख थे चारनॉक जी। उनने बोला कि हुगली में क्यों कर रहे हैं, अपन कलकत्ता के में व्यापार करेंगे। तो हुगली के स्थान पर इनने सूतानोती और सूतानेती कलकत्ता की स्थापना को चुना। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ और कोची 1814 में ब्रिटिश औपनिवेशिक में शामिल हो गया था। फिर 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी तथा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। तो किसने की थी? अंग्रेजी कंपनियों द्वारा। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरस नामक एक दल बनाया गया। उसका पहले नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई। दिसंबर 1600 में ब्रिटिश की राष्ट्र महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इस दौरान भारत के बादशाह अकबर थे, जो कि 1556 से 1605 तक रहे थे। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग में से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सबसे पहले किसको हुआ था? लीवेंट कंपनी को हुआ था। 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करती थी। जहांगीर के शासनकाल में लीवेंट कैसे लैंड से करती थी, अपना लीवेंट इवेंट स्थापित करती थी 1593 में भारत के साथ। फिर जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम
1611 में मूसलीपट्टनम अर्थात मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। कब किया था? 1611 में किया था, जहांगीर के टाइम पे। कहाँ पर? मूसलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में अस्थायी था। फिर 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना, अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थायी कारखाना बनाया गया। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। तो कब देखो, जो डच थे उन्होंने कब बनाई थी? 1616 में बनाई थी, और फ्रांसीसियों ने 1668 में बनाई थी। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली का स्थान पर हराया था। तो अंग्रेजी अधिकारियों ने किसको? पुर्तगालियों को कहाँ पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था। किसने हराया था? थॉमस वेस्ट ने। थॉमस वेस्ट थर्मस लेकर आया, वेस्ट क्वालिटी का था, सोलो करता था और उसको अच्छे से पोत लिया। तो पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर किसने हराया था? थॉमस वेस्ट द्वारा हराया गया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय का विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, जिसमें चार्ल्स को मुंबई उपहार में प्राप्त हुआ। इससे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई एवं पश्चिमी समुद्र के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने के लिए हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक के प्रथम युद्ध 1746 और से 48 है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध हुआ, जो कि 1740 के प्रारंभ तक होता रहा। इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? बर्नार्ड ने कर लिया था। युद्ध का तत्कालीन कारण था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए कहा था। तत्कालीन कारण क्या था? जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उन्होंने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों को फ्रांसीसियों को दे दिया सहायता करने के लिए। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। तो अब देखो, कर्नाटक और कौन आ गए अपने? नवाब, मतलब हैदराबाद के। तो नवाब की सेना को कहाँ पराजित कर दिया गया है? सेंट थामे में, वहीं पर थम गए। किसने किया है? अनवरुद्दीन के सैनिकों ने किया है। और उनका सेनापति कौन था? तो सेनापति था अपना महफूज खान। महफूज लेकर गया था सेना 10,000 की और सेंट थामे में नवाब की सेना को हरा दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और संधि कौन सी हुई? एक्सला-सापिल की संधि हुई, जो कि 1748 में हुई और इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास में अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास किसको प्राप्त हो गया? अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट आते हैं, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए और भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो कौन बने हैं? डुप्ले बने हैं। सबको डुबाने के लिए सबसे जिम्मेदार कौन है? डुप्ले हैं। अंग्रेजों की मार्गदर्शक बने भारत पर जीतने के लिए, कब्जा करने के लिए। यह डुप्ले ही थे जिन्होंने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त कराया था। तो ये डुप्ले थे जिन्होंने किसके थे? यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीयों के व्यय पर नियुक्त कराया था, जिससे ने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। पहले सैनिक थे जिसने राज दरबारों में उन अंग्रेजी सैनिकों की नियुक्ति की थी और वो भी किसके? भारतीय व्यय पर। दूसरी, यूरोपीय हितों के लिए पहली बार भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था, पहले थे। और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी इन्होंने। लुईस 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किसने की थी? कालवर्ट ने की थी। फ्रेंच
बिल्कुल एकदम हो रही थी मैच उनसे, है ना। काल्वर्ट, काले काले थे बाल उनके, काल्वर्ट और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसे कंपनी दिस इन दिस ओरिएंटल लेसन कहा गया था। किस क्या गया था? कंपनीज दिस इन दिस ओरिएंटल लेस कहा गया था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण कैसे हुआ था? राज्य क्या था? फ्रांस के द्वारा हुआ था और फ्रांस ही इसका सारा खर्चा उठाता था। 1667 को फ्रांस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना किया गया। किसके? कैरो के नेतृत्व में भारत के लिए एक अभियान रवाना किया गया और 1668 में सूरत में उसने अपने पहले व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। देखो व्यापार में कि कौन कौन आ गए हैं? पहले आ गए थे अपने अंग्रेज, अब दूसरे कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए। सूरत में पहली स्थापना की थी व्यापारिक केंद्र की 1668 में। मारकारा और गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया और 1669 में मूसलीपट्टनम से दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। कहाँ पर की है? दूसरी कोठी कहाँ पर स्थापित की? मूसलीपट्टनम में की। पहली सूरत में की थी, दूसरी फ्रांसीसी कोठी कहाँ पर स्थापित की? मूसलीपट्टनम में। दोनों में कहाँ है? अंग्रेजी हैं। गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त करके ने की थी। डचों ने पहली कंपनी फ्रांस की स्थापना भी मूसलीपट्टनम में की थी। तो मूसलीपट्टनम में भी डच आए और फ्रांसीसी भी आए। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की है इन्होंने? बंगाल में स्थापित की है 1627 में। इसके कुछ ही दिनों बाद पिपली से बालासोर चले गए। कहाँ चले गए? बालासोर चले गए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने चिनसुआ में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुआ के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर था ये? चिनसुआ। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु बिहार प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार रहा है। पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। इन कंपनियों की स्थापना इस प्रकार की गई थी। कंपनियों की स्थापना कैसे की गई थी? तो एस्तादो दा इंडिया एस करने आए थे। तो सबसे पहले किसकी बनी थी? पुर्तगालियों की बनी थी, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली था। इसने भारत में खोज की थी। तो 1698 में सबसे पहले किसकी बनी? एस्तादो दा इंडिया की स्थापना की गई। फिर वेरिन द ओस्ट इंडीज कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1602 में। क्या बनी? वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की गई 1602 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना 1600 में की गई है, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। अपने आप में बड़े डेन बना जो 1616 में इनने अपनी स्थापना की थी। कंपनी देश इन देश ओरिएंटल लेंस, इनने अपनी स्थापना की थी 1664 में। सबसे बाद में कौन आए थे? ये आए थे फ्रांसीसी। तो पहले क्या थे? एस्तोदा इंडीज, इनने स्थापना की थी 1698 में। फिर आए थे द वॉरेन द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो वेरेन द ईस्ट इंडीज कंपनी कब आई थी? 1602 में इन्हें स्थापित की थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी, अंग्रेजों द्वारा की गई थी। देन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई थी और कंपनी देश इंडीज ओरिएंटल लेंस ये 1664 में आई थी। अब आते हैं इससे रिलेटेड हुए प्रश्नोत्तर। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट में आया था अपना 1498 में।
मध्यकाल के सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। यहाँ वह पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालीन शासक जिमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की थी, अर्थात नीले जल की नीति को अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है? तो हमारे द अल्मेडा को फ्रांसिस्को द अल्मेडा को ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित किसने किया था? भारत में सबसे पहले व्यापार किया था हमारे पुर्तगालियों ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में भारत में आया था वास्को डी गामा। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत का कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय अल्मेडा था। फ्रांसिस्को अल्मेडा हमारे भारत के पहले गवर्नर थे। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था हमारे जिमोरिन द्वारा। अब आते हैं समुद्री यात्री और देश कौन कौन से हैं। तो वास्को डी गामा ने खोज की है हमारे भारत की, लेकिन कौन है? पुर्तगाली था ये। फिर आते हैं कोलंबस हमारे आए थे स्पेन से, तभी तो कहाँ चले गए? अमेरिका की खोज कर ली। तो कोलंबस क्या थे? स्पेन हो गए, है ना। कैप्टन कुक ये थे हमारे ब्रिटेन से और तस्मान थे हॉलैंड से। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ब्रिटेन के थे हमारे कुक, तो कैप्टन कुक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। हॉलैंड के थे तस्मान, जिन्होंने डीमन्स लैंड जो कि वर्तमान में तस्मानिया है और न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। 1509 से 1515 तक यह भारत में एक प्रादेशिक शक्तियों के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतकर अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई थी। तो बीजापुर के कौन थे? आदिल शाह। बीज ले थे सबके दिल के, है ना। तो बीजापुर में आदिल शाह से अल्बुकर्क ने जीत लिया था बीजापुर। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। जैसे इन्हें गोवा भी जीता तो हमारे दक्षिण से पश्चिम तक पुर्तगाली सेना का प्रभुत्व हो गया। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी हुई। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। तो पुर्तगालियों ने 1519 में गोवा पर कब्जा किया था, तो पहले ही गलत है। 1999 मतलब 1499 में कैसे कर लेंगे, है ना। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था, तो ये सही है। स्थायी इन्होंने फिर सूरत में स्थापित किया। पूर्वी भारत ने अंग्रेजी कंपनी में 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में पहला कारखाना स्थापित किया था उड़ीसा में। फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1646 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी सही है। और पहले थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। 1700
46 में मद्रास पर कब्जा किया था किसने? डुप्ले ने। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग बनाया था? तो पुर्तगाली पुताई उताई करवा के बनवाएंगे तो बनाई थी अपनी कोचीन में, चीन का लेकर आए थे चूना। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपने पहला दुर्ग स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग, भारत के पूर्व यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, अल्फांसो द अरबुकर इस समय इसके गवर्नर नहीं थे। 1503 में कोची में कराया था। इन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। समुद्र में व्यापार के लिए केंद्र किसने स्थापित किए थे? तो ये पुर्तगालियों ने किए थे सबसे पहले। यूरोपीय शक्तियों में सबसे प्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर कब्जा किया था और द्वीप पर अधिकार प्राप्त करके पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। कब इसने स्थापित किया था? तो 1509 में इसने द्वीप जीत लिया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से जाने वाले व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से ये कर वसूला करते थे, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। बंगाल में निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? तो बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कोन्हा ने 1529 से 1538 में मद्रास के निकट सेंट थामे और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित की। भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार हो गया। फिर 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी कंपनी स्थापित करने की भी अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की गईं। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करने के लिए किया गया था, इसका प्रयोग किया जाने लगा, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया और इसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। चिंसुआ में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? चिंसुआ में करवाया था डचों ने। और श्रीरामपुर डेनिश के लिए प्रमुख केंद्र था। डेनिश, श्रीरामपुर किसके लिए था? डेनिश के लिए था। चिंसुआ में जो गुस्तावुस किला बनवाया था वो किसने बनवाया था? डचों ने बनवाया था। पांडुचेरी, जो कि वर्तमान में पांडुचेरी है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये सही है। पहले किसने इस पर कब्जा किया था? पुर्तगालियों ने किया था। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? नहीं, अंग्रेज कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया है, तो ये भी सही है। पहला कौन सा है हमारा? ये पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली थी। पांडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना औपनिवेशिक स्थापित किया था। पांडुचेरी ने इसके द्वारा डेनिश और डच ने भी अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की हैं। तो किसने किया है? डेनिश ने किया होगा और डचों ने किया होगा, अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर 1793 पर कब्जा किया। फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। तो जो पुदुचेरी है, इस पर सबसे पहले कब्जा किसने किया? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने किया। फिर डच और डेन्स भी आए। फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर कब्जा स्थापित किया है 1673 में। उसके बाद अंग्रेज आए 1793 से उन्होंने कब्जा किया था 1714 तक। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो जो हमारा बंगाल की खाड़ी है समुद्र में, उसमें हुगली को किसने अपना केंद्र बनाया था लूटपाट के लिए? तो बनाया था पुर्तगालियों ने। लूटपाट की इसलिए इस औरंगजेब ने इसको चाइल्ड को पकड़कर भगा दिया और कई पुर्तगालियों को कब्जा कर लिया, पकड़ लिया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए प्रमुख अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करते थे हमारे पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता के स्थापक था हमारा जॉब चारनॉक। काशिम बाजार में फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के साथ स्थान पर सूतानाती या फिर सूतानोती कलकत्ता का स्थान चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में हुए एक निर्णय से कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता के संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता ये कालिका था, जॉब चारनॉक के आगमन के पूर्व ही अस्तित्व में था। अतः इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 बताई गई है, जो कि वहां की फाउंडेशन डेज भी नहीं मनाया जा सकता। कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता बसाया था हमारे जॉब चारनॉक द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की प्रथम नगर निगम स्थापित की गई थी? तो पहली नगर निगम बनाई गई थी हमारी मद्रास में। आधुनिक भारत में पहली नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में बसाई गई थी। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? संयुक्त पूंजी से आए थे, तो ये आए थे हमारे डच। तो यदि डूबती सबकी कंपनी डूबती तो हो जाती बच, तो सबसे बच के आए थे डच। संयुक्त पूंजी कंपनी थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच होलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण इसे डच दिया गया है। पहले ब्रिटेन था, फिर कौन सी थी? डच थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ना? तो आधुनिक पुर्तगाली या कोची, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता के साथ डच उपनिवेश था। तो हमारी कोची पर किसके कौन थे? डच थे। तो ये हमारा सही नहीं है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोची में अपना फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। तो फोर्ट विलियम किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने नहीं, डचों ने स्थापित किया था। डच ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। तो ये सही है। तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम को स्थापित किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इसलिए। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में अंग्रेजी भावना मतलब राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उससे अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में लग जाते थे। तो भारत में जो अंग्रेज है वो क्यों महान बने? क्योंकि हमारे भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। उनके पास अच्छी सेना थी जो कि अच्छे से प्रशिक्षित थी और आधुनिक हथियार थे। भारतीय सेना के पास राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, जो ज़्यादा धन देता था वो उनके पास आके सेवा करने लगते थे। उपयुक्त तीनों कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के प्रमुख कारण रहे हैं। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था? तो भारत में पहला अधिकार प्राप्त करने वाली पहली ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी? तो ये थी लीवेंट, जो कि हमारे लैंड से व्यापार करती थी। लीवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी।
31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडीज के लिए व्यापार करने के लिए प्रथम अधिकार पत्र दिया। 1702 में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर बंद को कर दिया गया। जो भीतर क्या कर दिया, पहली जो कंपनी थी बंद कर दिया गया। और 1709 में दोनों कंपनियों ने मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में व्यापार को बढ़ोतरी दी। तो किस किस ने, तो महारानी एनी और न्यू कंपनी ने त्रिगुट ने एक इकरारनामा किया और पुरानी कंपनी थी उसको बंद कर दिया और नई कंपनी 1709 में स्थापित की और इसका नाम क्या रखा, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन सा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी ब्रिटिश में, लंदन में स्थापित की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत का शासक था अकबर। सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लैंड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। कौन थे इसमें, लॉर्ड मेयर थे। पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई और इन व्यापारियों ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह था अकबर, जो कि हमारा 1556 से 1605 तक रहा है। उस मुगल सम्राट का नाम बताइए जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल में अपना कारखाना स्थापित किया था, तो किया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मूसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना बनाया। 1613 में सूरत में एक स्थायी कारखाने की स्थापना की। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापित की अनुमति पाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हुआ। तो कौन हुआ था, कैप्टन मिल्टन की बोतल लेकर दी होगी गिफ्ट में, तो इसलिए इनको मिल गई। तो मिल्टन है, इनको मिली थी सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली अधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया गया। और कौन सा लड़ा गया था यहाँ पर युद्ध, तो ये लड़ा गया था हमारा स्वाली का युद्ध, जहाँ पे पुर्तगाली हार गए थे और हमारी सूरत में स्थापित कर लिया था अधिकार, किसने, थॉमस वेस्ट ने। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी कंपनी की स्थापना कर ली और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों तक फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित कर दी गई। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कारखाने स्थापित किए गए थे, मतलब कहाँ कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी 17वीं शताब्दी के चतुर्थार्ध में। तो पहले तो उन लोगों ने भरूच में ही स्थापित कर ली थी, किसने, भरूच में स्थापित कर ली थी अंग्रेजों ने। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांत में अर्थात 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ौच और बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ कहाँ, भरूच जो कि गुजरात में है, सूरत, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में कारखाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में।
1613 में। किसने अधिकार प्राप्त किया था? मिल्टन ने प्राप्त किया था, है ना। अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा था। स्वाली के युद्ध में कौन हारे थे? पुर्तगाली हारे थे और थॉमस वेस्ट ने इनको हराया था। निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापार कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने 1613 में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। सूरत में डच द्वारा कंपनी 1616 में, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मूसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था, तथा इसके साथ ही प्रथम कारखाना 1613 में स्थापित किया सूरत में। फ्रांसीसियों ने भी अपना कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या फिर व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी या फिर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो हमारे प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी हमारी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो अच्छी सूरत में बनाई थी, तो सूरत में इसको स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में या प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो जो विशिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने मुंबई को लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को पुर्तगालियों से लिया था 1661 में, क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया था और चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप दिया गया था, मतलब दहेज में दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस पर अंग्रेजों ने कब अधिकार कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अधिकार किया था 1697 में। 1857 की लड़ाई सुनी होगी। 1797 में 97 में प्रयागराज में अधिकार कर लिया था अंग्रेजों द्वारा। अवध के नवाब शहादत अली ने 1797 में प्रयागराज या फिर इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निकाला गया था? तो औरंगजेब ने चाइल्ड को उठाया और बाहर निकाल दिया भारत से। मुंबई के अंग्रेजी गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1688 में मुंबई एवं पश्चिमी समुद्री मार्ग में मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला तथा मलक्का जाने पर डच यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने उनको भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने वह विवश पड़ा और अंततः उसने माफी मांगी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो जो हमारे वो थे अलमरुद्दीन, उन्होंने सहायता की थी किनकी? फ्रांसीसियों की। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदता, तो ये तत्कालीन कारण तो था ही नहीं। ऑस्ट्रिया में राजगद्दी की जंग, ये तो धीरे धीरे से युद्ध हो रहे थे, इसके कारण कर्नाटक की राजगद्दी का फैसला ये था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज पर अधिग्रहण कर लिया गया, इसलिए युद्ध प्रारंभ हो गया। ये तो छोटे छोटे कारण थे, कर्नाटक में राजगद्दी या फिर ऑस्ट्रिया में युद्ध या फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तकरार, ये तो बहुत छोटे छोटे कारण थे और हमेशा से चल रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया और युद्ध स्टार्ट हो गया। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक चला है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध था, जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था। विस्तार मात्र था, लेकिन गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने
1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी कैप्टन बर्नार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेने से यह युद्ध तात्कालिक प्रारंभ हुआ। किसने किया था? कैप्टन बर्नार्ड ने किया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। दिया गया है कूट 1, सूची 1 और सूची 2, इनको हमें मिलानी है। तो पहली जो कर्नाटक युद्ध था उसके समाप्ति हुई थी हमारी एक्सला सापेल की संधि से। पहला युद्ध कैसे समाप्त हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था एक्सला सापेल की संधि से। फिर आता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था हमारा अनिर्णायक था, कोई नहीं जीता था। तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। तीसरा समाप्त कैसे हुआ था? पेरिस की संधि से। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटिश हार गए थे। तो पहला कर्नाटक युद्ध बिल्कुल नाटक की जैसे हो रहा था, सब बिल्कुल एक्स समझ रहे थे खुद को। तो एक्सला सापेल की संधि हुई पहले कर्नाटक युद्ध में। दूसरा लड़ा, लेकिन दूसरे का कोई कुछ खास निर्णय नहीं निकला, ना ये जीते ना वो जीते। फिर तीसरा लड़ा गया जिसमें क्या हुआ था? पेरिस जाना पड़ा। तो पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हो गया। और मैसूर के युद्ध में पहले अंग्रेज हार गए थे। ये है पहला कर्नाटक युद्ध, एक्सला सापेल की संधि हुई। तीसरे में पेरिस की संधि हुई। दूसरा अनिर्णायक रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध ये ब्रिटिश इसमें हारी थी। हमें इसमें से सही नहीं है कौन सा ये बताना है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ, तो ये तो सही है। दूसरा कर्नाटक युद्ध गलत है, जो कि उन्होंने बोला 50 से था ही नहीं, एक कम 50 से था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ। मतलब कब हुआ? 46 से 48, 2 साल चला। फिर कर्नाटक युद्ध 1 साल बंद रहा। फिर दूसरा कब हुआ? 1749 से 1754 तक, 5 साल चला। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक चला। और पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए कर्नाटक युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े कराने की नीति को अपनाया था? तो पहला यूरोपीय व्यक्ति जो कि अपने उद्देश्य के लिए भारतीय राजाओं के झगड़े लगवाए थे और उसका फायदा उठाया था, तो ये थे हमारे डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार ऐसे हथकंडे प्रयोग किए थे जिसमें भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बने। डुप्ले पहले यूरोपियन थे जिसने भू अर्जन करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त किया था, जिससे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया गया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी गई और इसके बारे में जीवी मालेशन ने लिखा है। जीवी मालेशन ने क्या लिखा है कि डुप्ले सबको ले डूबा। तो यूरोपीय साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हस्तक्षेप के साथ डुप्ले रखी थी। और ये किसने कहा है? जीवी मालेशन ने कहा है। उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिससे अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया है, वह क्षमता जो उससे दर्शाई, उससे लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी भी आए थे अपने सूरत में। लुईस 14 ने मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने का नाम क्या था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेंस स्थापित की और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण करके इसे राज द्वारा बनाया गया था और राज्य इसका सारा खर्चा भी उठाती थी। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भारत भेजा गया। इसने 1668 में सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
संस्थापित की गई थी? तो किसने? लुईस XIV द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से भारत के फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक थे हमारे काल्वर्ट। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डच आए थे हमारे चिनसुआ में और हुगली में आए थे डच। चिनसुआ में उन्होंने अपना किला बनवाया था। डचों ने बंगाल में पहली बार पीपली 1627 में स्थापित की। कुछ दिनों बाद डचों ने पीपली से बालासोर चले गए और बंगाल में डचों ने 1635 में प्रारंभ कर दिया। 1635 में प्रारंभ किया। 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन हुआ। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुआ में 1653 में फैक्ट्री स्थापित की और डचों के व्यापार का प्रमुख केंद्र बनी। स्पष्ट है कि विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसुआ और हुगली में एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी हुआ था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होते ही डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बगगौर, जुगदिया और फतवा आदि स्थानों पर स्थापित की जा चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में बत्ती थी 32 में। पटना के लोग हमेशा 32 ही खोल के बैठे रहते हैं ना, तो डच तो हमेशा करते हैं हच। तो 1632 में पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। बंगाल का समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो चुके डचों ने पटना में 1615 में और 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार के सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुए। 1632 में उन्होंने सर्वप्रथम पटना में अपने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में संबोधित नए स्रोतों प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं थी। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे, जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसे बंद हो गई थी। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। क्यों? तो जो फ्रांसीसी थी वो दक्कन में क्यों अपनी शक्ति को नहीं कर पाए, शक्ति आंदोलन में क्यों असफल रहे? तो पहला कारण था उनका अंग्रेज शक्तिशाली थे, पहले ही कारण है। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण था उनकी कमजोर नौसेना और वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ ही भारत में फ्रांस की जल शक्तियों का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के साथ उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। किन यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के साथ साथ या समय पर प्रवेश किया था? तो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आए थे? हमारे पुर्तगाली आए थे, फिर उनके बाद आए डच, फिर उनके बाद आए अंग्रेज, फिर उनके बाद आए डेनिश और उनके बाद आए अपने फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पांडुचेरी पर कौन थे अपने? फ्रेंच पर पुर्तगालियों ने, मतलब पांडुचेरी पर किसने स्थापित किया था? फ्रेंच ने किया था। फिर आता है गोवा जीता था हमारे पुर्तगालियों ने। फिर आता है त्रावणकोर को हमारे स्थापित किया था डेनिश ने या डैन ने। त्रावणकोर और मद्रास आए थे अपने डच। तो पुदुचेरी अपने फ्रेंच खाने के लिए जानी जाती है, तो पुदुचेरी, फिर फ्रेंच, गोवा, पुर्तगाली, त्रावणकोर तो ये हैं अपने डैन, तो डेनिश और मद्रास डच। पुर्तगाली, फ्रेंच, गोवा, पुदुचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज और त्रावणकोर डेनिश और मद्रास या तो ये डच।
उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां पर यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम के लिए जाना जाता था हमारा बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए जाना जाता था हमारा बिहार। निम्नलिखित में से यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में या भारत में सबसे अंत में आए थे? तो व्यापार करने के लिए सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रॉक पहन कर तैयार हो रहे थे फ्रांसीसी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों में व्यापार समय समय पर व्यापार के उद्देश्य में भारत आए और इन यूरोपियों में सबसे पहले 1500 के पहले है ना, मतलब 1498 में पुर्तगालीज आए, 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज उन्हें स्थापित की और 1668 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस समय उपयुक्त में व्यापारियों के अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए थे? तो डच ने बनाए थे कहाँ पर? नागपट्टनम में, चिंसुआ मछलीपट्टनम में, सूरत, भड़ोच, आगरा, कोची, अहमदाबाद, पटना, यहाँ पर सब में कौन थे? हमारे डच थे। डचों ने भारत में स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुआ, मछलीपट्टनम, सूरत, भड़ोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप एवं उपजाऊ के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किया जाता था। तो ये नहीं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग किया जाता था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की जाती थी। नहीं भैया, ये सभी गलत है, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से अंग्रेजों ने क्या दिया था? तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया था इनमें से। तो मृदा के स्वरूप पर उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व हमारे शेरशाह सूरी द्वारा और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का चलन मुगल शासनकाल से प्रारंभ हो गया था और अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जा चुकी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी कीजिए। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह वह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो किसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ असंगत है? तो ये कहा था टीवी मैकाले ने। टीवी मैकाले के द्वारा कहा गया था कि जो अंग्रेजी कंपनी है वो एक असंगति है, लेकिन यह ऐसी व्यवस्था का भाग है जहां पर खुद ही असंगत है। लॉर्ड थॉमस बेविल्डन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक और इतिहासकार थे जिन्होंने 1834 से 1838 तक भारत में सुप्रीम काउंसिल की लॉ मेंबर और लॉ कमीशन के प्रधान रहे हैं। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की है। किसने बनाई है? थॉमस बेविल्डन मैकाले के द्वारा बनाई गई है हमारी द इंडियन पीनल कोड। अंग्रेजों ने या फिर अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा एवं शिक्षा के माध्यम एवं यूरोपीय साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह व्यवस्था का भाग है, वह खुद ही असंगत है। एक्सला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी और ये क्यों की गई थी? तो एक्सला-शापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर प्रारंभ की गई थी और इसमें अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। एक्सला-शापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को युद्ध की समाप्ति के साथ हुई थी और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेजों की
सफलता एवं फ्रांसीसियों की असफलता के प्रमुख कारण बताइए, कौन सा सही है। तो अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी क्यों असफल हुए। तो पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिला था और जनशक्ति का मिलना इसके लिए भी, और दूसरा, अंग्रेजों के पास बेहतरीन नौसेना थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, जिसमें से अंग्रेजों की बेहतरीन नौसेना ताकत, बंगाल का नियंत्रण पर अपार धन की प्राप्ति एवं कंपनी की विभिन्न शक्तियों में समन्वय, न्याय योग आदि थे। नेक्स्ट आता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, जिसको 1717 से 1727 तक बनाया गया था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। तो मुर्शिद कुली खान क्या था, मुर्शिदाबाद लेके गया था अपनी ढाका से राजधानी, और उसका नाम क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद कर दिया था। कहाँ, उसका पहला नाम क्या था, मुर्शिदाबाद। मक हो गया था, मकसुदाबाद है, मक से सबशुदा था। इसके ने भूमि बंदोबस्त के लिए इजारा व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इजारा किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी। कुली हमेशा इशारा करते हैं यहाँ से यहाँ, है ना। तो इजारा व्यवस्था किसने स्थापित की है, मुर्शिद कुली खान ने की है। अलीवर्दी खान पहला क्या है, मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खान था, जो कि 1717 से 1727 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की और उसका नाम क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। इसने इजारा व्यवस्था स्थापित की थी। अब आता है हमारा दूसरा शासक अलीवर्दी खान। वर्दी पहन कर आया, 1740 से 1756 तक रहा। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, इसलिए हमेशा खुद वर्दी पहन के घूमता था और बोलता था कि यूरोपी मधुमक्खी की तरह है, यदि इन्होंने ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। इनकी मृत्यु के पश्चात उनका दोहित शुजा सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। मतलब दोहित मतलब उसका दामाद कौन था, सिराजुद्दौला था। सिराज मतलब राज लेकर आया था अपने सिर पर। ब्लैक होल की जो कथित घटना है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के टाइम पर ही हुई थी। जेड हॉलविल जो कि शेष जीवित रह गए थे, इनके अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर बंद कर दिया गया। अगले दिन उसी में केवल 23 व्यक्ति ही बचे थे। यह घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक शियार उल मुस्तौरिनी में इसका उल्लेख नहीं किया है। जो गुलाम हुसैनी थे उनने अपने, वो क्योंकि गुलाम थे सिराजुद्दौला के, तो क्यों लिखेंगे, तो शियार उल मुस्तौरिन में इसका उल्लेख नहीं किया था। लेकिन किसने किया है, ये उल्लेख किया था हार्वेल द्वारा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलाशी के युद्ध में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। पलाशी का युद्ध वर्तमान में पलाशी नामक मैदान में पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत के बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 तक रहे थे। फिर 1765 में फिर आए और 1767 तक रहे। इस दौरान उन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। अवध के नवाब को इतना पीटा था कि सूझ गया था, तो अवध के नवाब से शुजाउद्दौला के साथ क्या की थी, इलाहाबाद की संधि की थी। अंग्रेजी सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसी के समय प्रारंभ हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। तो बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना किसने की थी, क्लाइव द्वारा की गई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था और ब्रिटिश प्रिंट का यह कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। किसने कहा था, विलियम प्रिंट ने कहा था। इसने प्रिंट कर दिया था कि क्लाइव क्या है, एक स्वर्ग से आया हुआ सेना नायक। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाब मीर कासिम जो कि 1760 से 1763 तक
रहे हैं, इन्होंने पूर्वा और रंगपुरा के फौजदार के रूप में अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुके थे। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पे लेके गए? मुंगेर लेके गए। कौन है अपने? ये कासिम है, मीर कासिम, जो कि अरीबर्दी खां के नवाब थे, उत्तराधिकारी नवाब थे। हैं यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रखना चाहते थे ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से कराने का निश्चय लिया, जिसके द्वारा मुंगेर में तोप और तोड़ेदार मतलब बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे। जिन अधिकारियों ने गमन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। फिर 22 अक्टूबर, अब इतना ये चेंज कर रहे हैं, क्या अंग्रेज इनको पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, 22 अक्टूबर 1664 में अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित नेता के बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया, और इस युद्ध में कमान मेजर हेक्टर मुंडो ने संभाली थी। तो बक्सर के युद्ध में तीन सब कौन कौन गुट बने थे? तो अवध के नवाब, दिल्ली के और बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे हमारे मीर कासिम, अवध के थे हमारे शुजाउद्दौला, और दिल्ली के सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इनका त्रिगुट था, और हेक्टर मुंडो की सेना ने इन तीनों को खूब कूटा और बक्सर का युद्ध समाप्त कर दिया गया।